हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो नॉन लिविंग में हो रहा है। जैसे कोई आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी चेयर को वो रिप्रोड्यूस कर रही है, चेयर को उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी फैन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई ईंट है जो रिप्रोड्यूस कर रही है। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ही रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एंड अलाउ फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें होता ये है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, वो पेरेंट्स टू न्यू ऑफस्प्रिंग में जो प्रोड्यूस होने वाली उनमें ट्रांसफर होते हैं। और इस रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पीशीज का मेंटेनेंस होता है, पॉपुलेशन मेंटेनेंस होती है। रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल प्रोसेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। दैट्स मीन्स कि ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, उसका फ्यूजन होता है, वो ट्रांसफर होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है। यानी यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, एक फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ह्यूमंस आर विविपेरस। जो ह्यूमंस है वो विविपेरस है। यानी ये जो यंग फंस हैं, यानी जो बच्चे हैं, वो पैदा करते हैं। जैसे आपने लिजर्ड को देखा होगा, स्नैक को देखा होगा, वो एग प्रोड्यूस करते हैं। देन उस एग से क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। अब क्या क्या इवेंट होता है रिप्रोडक्शन में? तीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी गैमीट का फॉर्मेशन, गैमिटोजेनेसिस होती है और गैमीट का ट्रांसफर होता है। दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, यानी सिनगैमी प्रोसेस होती है। देन लास्ट स्टेप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है वो आफ्टर प्यूबर्टी होती है। दैट मीन्स कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप होगा, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी। यानी अगर ये हम कहें कि सेक्स हार्मोन रिलीज होगा, जैसे आप लड़कों में देखते हैं तो एक एज 11 to 13 ईयर्स के बाद उनमें क्या होता है कि बियर्ड फॉर्मेशन होने लगती है। और जो गर्ल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट डेवलप होता है, पीरियड साइकिल जो स्टार्ट हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है वो आफ्टर प्यूबर्टी होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ह्यूमंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द डक्ट सिस्टम। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल इज द टेस्टिस। दिस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। यानी जो टेस्टिस है उसके थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होगा और मेल हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जिसको हम आप एंड्रोजन्स कह लीजिए, टेस्टोस्टेरोन कह लीजिए। क्योंकि बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन विच आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। यानी रिप्रोडक्शन की जो और प्रोसेस हैं रिप्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या मेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप होने के लिए, वो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन्स विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन। वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते गैमीट्स का या सेक्स हार्मोन को वो प्रोड्यूस नहीं करते। ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे डक्ट सिस्टम हो गया। टेस्टोस्टेरोन्स मेंटेन द फंक्शन ऑफ accessory duct, gland and the external genitalia। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो accessory ducts के जो फंक्शन हो गए
और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जो फंक्शन हो गए उसको मेंटेन करता है। ये हमने ऐड किया हुआ है डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे आप देखिए कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे डक्ट सिस्टम है, पेनिस वगैरह हो गया, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस testis each testis is oval in shape and measure about 4 to 5 centimeter in length, 2 to 3 centimeter in width, and about 3 centimeter. जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है, यानी अंडे जैसा होता है। कभी आपने देखा होगा कि अंडा जो होता है वो उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और जो उसकी विड्थ होती है वो कम होती है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. जो टेस्टिस होता है वो एब्डामिनल कैविटी में आउटसाइड द एब्डामिनल कैविटी वो सिचुएटेड होता है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम बोलते हैं। जैसे एक लड़का होता है, मान लीजिए अभी उसकी बर्थ नहीं हुई है, तो वो अभी फीटस के फॉर्म में अपनी मदर के अंदर के जो एब्डामिन है उसमें प्रेजेंट है। अब जो टेस्टिस होता है वो एब्डामिन के अंदर ही उसका फॉर्मेशन होता है। बट और उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वो कम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये जो मिस्टर एक्स जो बच्चा पैदा होने वाला है, वो क्या है, वो एब्डोमिनल से जो एक कैनाल निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंजीवियनल कैनाल। वो इंजीवियनल कैनाल वो जिसके थ्रू क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टिस है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, बट लेकिन ये पाए जाते हैं स्क्रोटम में। The scrotum helps in maintain the low temperature of testis, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। और क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, यानी स्पर्म फॉर्मेशन दैट मीन्स द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यहाँ पे हमने डायग्राम ऐड किया है, टेस्टिस यहाँ पे देख लीजिए वो ओवल शेप का और उसको कवर किए हुए है और ये पाया जो जाता है वो स्क्रोटम कैविटी में पाया जाता है। ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब जो टेस्टिस होता है उसमें एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है ये कवरिंग जो होती है वो टेस्टिस के अंदर इन्वेजिनेशन करती है। दैट मीन्स कि वो टेस्टिस के अंदर जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर वो कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है और अप्रॉक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो वही चीजें आगे लिखी हुई है कि इंटरनली द टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल्स कंटेन, जो हर लेब्यूल्स होता है उसमें 1 से 3 हाइली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। और यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी टेस्टिस की, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। और इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यानी आप कह लीजिए कि हर टेस्टिस के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। टेस्टिस के लोब्यूल के अंदर, यानी जो कंपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। द सेमिनिफेरस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। जो सेमिनिफेरस एपिथेलियम है वो 2 सेल से बनी होती है, एक सर्टोली सेल से और दूसरी स्पर्मेटोगोनिया यानी जर्म सेल से बनी होती है। दैट फॉर्म द मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोजोआ। अब जो ये सर्टोली सेल है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन और शेप देती है द डेवलपिंग जर्म सेल एंड द स्पर्मेटोजोआ। यानी सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और शेप प्रोवाइड करना स्पर्मेटोजोआ सेल को। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो रीजन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और लेडिक सेल पाई जाती है। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन। जो लेडिक सेल होती है
यही फॉर्मेशन करती है और सिक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। यहाँ आप डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए एक रीजन है जहाँ पे आपकी जो आउटसाइडर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसमें ब्लड सेल्स भी हैं स्मॉल, और ये देखिए आप लेडिक सेल भी है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।